हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और साथ ही बता दें, हमने अपनी ऐप पर एक नया सेगमेंट भी ऐड किया है जिसमें आप फ्री क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं और जितने भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं सबकी अच्छे से प्रैक्टिस इन क्विज़ के द्वारा हो जाएगी। साथ ही कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाता है। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इज़ द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सौम्यकांति घोष। आपको जानना चाहिए कि 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ही इसमें और मेंबर्स ऐड किए गए हैं इस कमीशन में। तो फुल टाइम मेंबर्स देख लेते हैं। 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राध्यक्ष। पार्ट टाइम मेंबर हैं सौम्यकांति घोष। आपको जानना चाहिए, जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये अपनी रिकमेंडेशंस 31 अक्टूबर 2025 तक अवेलेबल कराएगी और 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के पीरियड के लिए ये वैलिड रहेगी। Which state has secured the first W prize during the 75th Republic Day parade in Delhi? दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे पर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ आई हैं और कुछ और भी झांकियाँ रही, तो उनमें जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, ये सिख रेजिमेंट कंटिजेंट को दिया गया है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, ये दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया है। अब देखते हैं बेस्ट 3 टैब्लेट्स स्टेट्स एंड यूटीज के कौन से हैं। पहले नंबर पर उड़ीसा का है, जिसका थीम रहा विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। दूसरे नंबर पर रहा गुजरात का ढोडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। तीसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु, इसका थीम रहा कुरावोलाई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं बेस्ट डब्ल्यू, अगर हम मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का रहा है, जिसका थीम रहा भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेशल प्राइज दिया गया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब, ये इसका थीम था। स्पेशल मोमेंटो टू वंदे भारतम डांस ग्रुप को दिया गया। अच्छा, एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स विच में दिए गए, यानी कि जनता को क्या अच्छा लगा, जनता को क्या पसंद आया, तो माईगॉव वेब पेज पर यहाँ पर वोटिंग की गई जनता द्वारा। तो जनता के हिसाब से अगर देखें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज राजपुतान राइफल्स रेजिमेंटल मार्चिंग कंटिजेंट रहा। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, ये CRPF वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट रहा। बेस्ट डब्ल्यू अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर गुजरात रहा है। और बेस्ट डब्ल्यू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये वाइब्रेंट विलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, शीन एशी। आपको जानना चाहिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मास्कट एंड लोगो लॉन्च किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इन विंटर गेम्स का, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आयोजित किया जाएगा 2 से 6 फरवरी के बीच। और जो सेकंड पोर्शन होगा इस खेल का, सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा 21 से 25 फरवरी के बीच में। तो लद्दाख में तो आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की एंड गेंडोला, इनको आयोजित किया जाएगा। अब अगर हम मास्कॉट की बात करें इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, तो यह है स्नो लेपर्ड और इसका नाम रखा गया है शीन एशी या फिर शान, आप इसको कह सकते हैं। द गेम्स लोगो इज कंप्लीट विद द धर्म चक्र टर्निंग व्हील ऑफ धर्मा ऑन अ हिल टॉप इन चांसपा इन ले, द वेन्यू ऑफ द गेम्स। वहीं आपको जानना चाहिए, जो एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया कैलेंडर का।
After Ladakh, which state has the second highest estimated population of snow leopards? लद्दाख के बाद किस राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित आबादी दूसरे स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें आपको पहला दूसरा तीसरा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया है, दूसरा इसलिए पूछा है ताकि आप इस बात पर जो है गौर कर सके कि हाँ, दूसरा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पहला। ठीक है, तो थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को या फिर पेपर को दूसरा पूछ लेते हैं, पहला तो सबको ही पता होता है। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया इसे रिलीज़ किया है। तो एक प्रोग्राम चला गया था इसके लिए, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम। ये फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज थी भारत में, जिसमें कि 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड्स जो है काउंट किए गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर रही एक्सरसाइज की, और इनका सहयोग किया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू एंड WWF इंडिया ने। तो जो ये स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम है, SPAI प्रोग्राम, इसमें 70% ऑफ द पोटेंशियल स्नो लेपर्ड रेंज को कवर किया गया है। अच्छा, जो कवरिंग एरिया रहा वो 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर्स का रहा। यहाँ पर स्नो लेपर्ड हैबिटेट है, और लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के एरियाज में कवर किए गए हैं 2019 से 2023 तक। स्नो लेपर्ड की जो एक्यूपेंसी है ये 93,392 किलोमीटर स्क्वायर्स में जो है पाई गई है। बाकी आपको जानना चाहिए कि 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स भी इसमें फोटोग्राफ किए गए। अब इस एनालिसिस के हिसाब से लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की 477, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है 124, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश है, चौथे पर अरुणाचल प्रदेश, पाँचवें पर सिक्किम, छठे पर जम्मू एंड कश्मीर। स्नो लेपर्ड आपको बता दें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये 12 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 3020 से 5390 तक है। जनरली ये 2700 से 5000 मीटर की एलिवेशन पर पाए जाते हैं। नेम द इंडियन मेडिसिनल केमिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली हु हैड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। उस भारतीय औषधीय रसायनज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, नित्य आनंद। देखिए, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ डॉक्टर नित्य आनंद, जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली विकसित की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया 99 की एज में। साल 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। हिस्टोरियन आर चंपालक्ष्मी, इनका हाल ही में निधन हो गया। कैनेडियन डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन, इनका निधन हो गया है। राणा तलवार, जो कि फर्स्ट इंडियन रहे जिन्होंने किसी इंटरनेशनल बैंक को जो है हेड किया, इनका हाल ही में 76 की एज में निधन हो गया। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ग्रुप के CEO रहे 1997 से 2002 तक। जाने मानी बंगाली एक्ट्रेस श्रीराम मजूमदार का निधन हो गया 65 की एज में। सिंगापुर के ओल्डेस्ट ओलंपियन एंड फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन अजीत सिंह गिल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिसके तहत राज्य में 1 मिलियन टन कैपेसिटी पर एनम वाले जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स जो है बनाए जाएंगे। द MOU हैज़ बीन साइंड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years। द एग्रीमेंट envisages a potential investment of approximately 80,000 crore rupees। How much monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र? भारतीय रिजर्व बैंक ने मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 50,000 रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मूला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर महाराष्ट्र पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस UCBs। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डॉक्टर
पंजाब राव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमरावती महाराष्ट्र पर आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई छत्तीसगढ़ पर आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। कृषि सेवा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोले सोलापुर महाराष्ट्र पर आरबीआई ने 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल मध्य प्रदेश पर। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फोर्थ रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड इन 2024। चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। देखिए, फोर्थ एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ रोसोमा विलेज कोहिमा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड ये स्टार्ट हो चुका है। इसका थीम रहा ऑर्गेनिक ऑरेंज। नागालैंड को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है यहाँ का। इसके अलावा लुइरा फानीत फेस्टिवल, ओलियंग फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल, हीगा फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। नागालैंड की बात करते हैं, कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर ला गलेशन है और चीफ मिनिस्टर नेपियो रियो है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको जाननी चाहिए, नागालैंड की हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंट सारामती। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशंस signed the tripartite memorandum of understanding यानी कि MOU for AI driven transformation in the agriculture sector। कृषि क्षेत्र में AI संचालित परिवर्तन के लिए किन ऑर्गेनाइजेशन ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया AI एंड वाधवानी फाउंडेशन। देखिए, एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया AI और वाधवानी फाउंडेशन के बीच, जिसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सीलरेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में AI को जो है लाएंगे, उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर मिलकर कार्य करेंगे। इंडिया AI आपको जानना चाहिए नेशनल AI पोर्टल है इंडिया का। 30 मई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। NFWPIS एक सोसाइटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Which small finance bank limited has collaborated with Ansia Technologies for the Ansia Chain Platform? किस लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने Ansia Chain Platform के लिए Ansia Technologies के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, Ansia Technologies जो है लॉन्च कर दी गई है Ansia Chain के द्वारा। नहीं, Ansia Technologies ने Ansia Chain जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च कर दिया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO इंद्रजीत कैमोत्रा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंडक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL's इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म? कौन सा बैंक RXIL के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए यस बैंक है। देखिए, यस बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जिसने एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर, जो कि RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड का एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन द ITFS प्लेटफॉर्म इन कोलेबोरेशन विद एनी बैंक इन इंडिया। Where was the first pilot project of making aviation turbine fuel from alcohol launched by हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी द्वारा एल्कोहल से विमानन टर्बाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन ए पुणे है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इन्होंने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत एल्कोहल से एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाया जा रहा है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल SAF ये इस प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और कहाँ पर सेटअप किया गया है पायलट प्रोजेक्ट? प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, पिरांगुद, पुणे के पास में, महाराष्ट्र। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप विजन 2049? विजन 2049 विकसित करने के लिए किन ऑर्गेनाइजेशन ने सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ICAI एंड IIM अहमदाबाद। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, इसने विजन 2049 डॉक्यूमेंट डेवलप किया है। किसके साथ मिलकर? IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर। ICAI Vision 2049 aims to empower chartered accountants as catalyst for economic progress, fostering a dynamic environment that seamlessly integrates with India's overarching objectives.
What are the two multilingual initiatives launched by Central Depository Services Limited CDSL? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई दो बहुभाषी पहल कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है आपका CES आपकी जुबानी एंड न्यू। देखिए सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच इन्होंने दो मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL के, और पहले का नाम है आपका CES आपकी जुबानी, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी स्टेटमेंट उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में प्राप्त होती है और 23 इंडियन लैंग्वेजेस में ये प्राप्त रहेगी स्टेटमेंट। दूसरे इनिशिएटिव का नाम है न्यू, जो कि एक 25 सिटी पैन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है। What is India's revised growth projection by the International Monetary Fund IMF for the fiscal year 2024-25? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित विकास अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 6.5%। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फिस्कल ईयर 25 यानी कि 2024-25 के लिए इसे 20 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ा दिया है और कितना हो गया है 6.5%। तो IMF ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें ये अपडेट किया है। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना प्रेडिक्शन बताया है फिस्कल 25 के लिए उससे कम है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 7% ग्रोथ बताई है। वहीं अगर हम फिस्कल 24 के लिए बात करें यानी कि 2023-24 के लिए, तो IMF ने इंडिया की जो ग्रोथ एस्टिमेट है इसे 40 BPS तक बढ़ा दिया है और कितना कर दिया है 6.7%। हालांकि ये भी कम है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया था कि 7.3 रहेगी 2023-24 में, उससे कम है। IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2024 के लिए ये 3.1% बताई है। वहीं आपको जानना चाहिए जो ICRA लिमिटेड है इसने भारत की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है फिस्कल 24 की जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है, तो उसमें बताई है 6% इन्होंने। Which airport did the inaugural flight of the Airbus A350-900 depart from in Bengaluru? Airbus A350-900 की पहली उड़ान बेंगलुरु के किस हवाई अड्डे से रवाना हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए एयर इंडिया लिमिटेड ने इंडिया की और एयर इंडिया की पहली एयरबस A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट जिसका नाम AI-589 है इसे लॉन्च किया है। इसे हाल ही में डिस्प्ले भी किया गया था विंग्स इंडिया ग्लोबल एविएशन समिट हैदराबाद में। तो इस फ्लाइट ने अपनी पहली उड़ान भरी कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र के लिए। आपको जानना चाहिए जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और लॉकहीड मार्टिन इन्होंने मिलकर X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट लॉन्च किया है जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड भी बोला जा रहा है और काफ़ी तेज स्पीड है इसकी 925 माइल्स पर आवर यानी कि 1489 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है 1.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य M सिंधिया इन्होंने उड़ान फ्लाइट सर्विस लॉन्च की है देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच में उत्तराखंड में। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत और किस देश ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है क्यूबा। देखिए एक MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के बीच में, जिसके तहत ये डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के फील्ड में कोऑपरेशन करते दिखाई देंगे। क्यूबा की बात करें कैपिटल हवाना है, करेंसी है क्यूबन पेसो। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑन February 2, 2024? 2 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व वेटलैंड दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आपको जानना चाहिए कि हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं इसे अडॉप्ट किया गया था। तो इसकी एनिवर्सरी होती है 2 फरवरी को, इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स इस दिन मनाया जाता है। हालांकि जो ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ये 21 दिसंबर 1975 को जो है लागू हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। इस बार 2024 में इसका थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आपको जानना चाहिए भारत भी इसमें एक पार्टी है रामसर कन्वेंशन में, भारत ने साइन किया था इसे 1971 में। हालांकि भारत ने इसको रेटिफाई किया 1 फरवरी 1982 को।
इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सिरपुर लेक इंदौर में जो है सेलिब्रेट कर रही है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, भारत में अब तक 75 रामसर साइट थी, 5 और ऐड हो चुकी हैं। इसी के साथ भारत में टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 80। अब ये जो 5 ऐड हुई हैं इनमें से 3 आपकी जो है कर्नाटक में है और 2 तमिलनाडु में है। तो 3 कौन सी हैं? कर्नाटक में अंकशामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानशिनी एश्वरी और मगाडीकेरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है। और जो 2 तमिलनाडु में है इनका नाम है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और दूसरी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। अब इस एडिशन के साथ जो ये 5 वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, इसके साथ जो टोटल एरिया कवर्ड है अंडर रामसर साइट्स भारत में, ये 1.33 मिलियन हेक्टेयर्स का हो गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 16, उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 10। तो ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है। What is the theme for 2024 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 to 7 फरवरी? 1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने वाले 2024 विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटिंग द पीस। देखिए, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये हर साल जो फरवरी का फर्स्ट वीक होता है उसमें मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच में। साल 2010 से ये हम इसे मना रहे हैं। साल 2010 में जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II हैं, इनके द्वारा ये डे प्रपोज किया गया था। और इस बार 2023 में थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस। विच टीम वॉन बिग बैश लीग 2023-24 टाइटल? बिग बैश लीग 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रिस्बेन हीट। देखिए, 2023-24 बिग बैश लीग सीजन, ठीक है, तो 13th सीजन रहा ये बिग बैश लीग का। और आपको बता दें 2020 एक मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर अपना दूसरा BBL टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज मैथ्यू शॉर्ट रहे हैं। आपको जानना चाहिए क्रिकेट से ही संबंधित एक और करंट अफेयर। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच टीम वॉन 2024 कलिंगा सुपर कप? 2024 कलिंगा सुपर कप किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ईस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए 2024 कलिंगा सुपर कप ये 4th एडिशन था सुपर कप का और 42nd सीजन था नेशनल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन का भारत में। और ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ईस्ट बंगाल ने डिफेंडिंग चैंपियन उड़ीसा को 3-2 से फाइनल में हराया है। टॉप गोल स्कोरर क्लेटन सिल्वा रहे और बेस्ट प्लेयर रहे इसाक वेनलालुआतफिला। Reserve Bank of India has directed which payments bank to stop onboarding of new customers with immediate effect? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने की रोक लगा दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A है, इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL को ये आदेश दिया है कि आप नए कस्टमर्स ऐड मत कीजिए। नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, NCMC कार्ड्स एक्सेट्रा आफ्टर February 29, 2024 अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक्स और फंड्स विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम। आपको जानना चाहिए हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने और 2% अपने जो स्टेक हैं वो बेचे थे पेटीएम की जो पेरेंट है 197 कम्युनिकेशंस में। इसी के साथ अब इसके 5.06% स्टेक रह गए हैं। HDFC बैंक ने हाल ही में 2.01% स्टेक डाइवेस्ट किया है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड में। वेयर वॉज द ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना 3rd साउथ समिट हेल्ड? G77 प्लस चीन तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है कंपाला। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है कंपाला युगांडा में आयोजित ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना 3rd साउथ समिट में। आपको बता दें इस समिट की थीम रही लीविंग नो वन बिहाइंड। और आपको बता दें 2024 के लिए जो चेयरमैनशिप है G77 की, ये युगांडा के पास है। थोड़ा सा G77 के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी, जब जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसे UNCTAD कहते हैं
तो इसका जो सेशन होता है उसके दौरान जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ द 77 कंट्रीज़ ये साइन किया गया था, तब इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में 77 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके बाद अब ये 135 मेंबर इसमें हो चुके हैं। जो साउथ समिट है ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होती है G77 की। हेडक्वार्टर्स इसका वहीं है न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है यहीं पर। विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू इस्टेब्लिश अ सब्सिडरी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? किस कंपनी को हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन बी ONGC है। आपको जाना चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC से अप्रूवल मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से कि अपनी एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। और जो ये प्रपोज सब्सिडरी है इसका नाम होगा ONGC ग्रीन लिमिटेड। ONGC की बात करते हैं, चेयरमैन एंड CEO अरुण कुमार सिंह हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली लॉन्च द इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड FAO। देखिए नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। द इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप एन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप टू एडवांस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स अमंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैशलेस एवरीवेयर पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। देखिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में अपनी पसंद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा सकते हैं, कैशलेस फैसिलिटी पा सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल जो है उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में जुड़ा भी ना हो तब भी पा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GI काउंसिल से बोलते हैं। आपको बता दें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जनरल इंश्योरेंस की, जो कि IRDAI के साथ रजिस्टर्ड है। सेक्शन 64C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत ऑल जनरल इंश्योरर्स, हेल्थ इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस बाय IRDAI टू कैरी आउट बिजनेस इन इंडिया आर मेंबर्स ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। ये एक जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री मार्केट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस के लिए। तपन सिंघल जो कि MD एंड CEO बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के ये चेयरमैन है इस काउंसिल के। आपको बता दें कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसने iSelect गारंटेड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया है, जो कि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। Which financial institution has collaborated with the World Bank to launch a $100 million प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड? किस वित्तीय संस्थान ने $100 मिलियन प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है सिटी। देखिए वर्ल्ड बैंक और सिटी ने मिलकर $100 मिलियन का बॉन्ड लॉन्च किया है टू कॉम्बैट वेस्ट विद रीपेमेंट्स पार्टली डिटरमाइंड बाय द सेल ऑफ प्लास्टिक and carbon offset credits. The bond will fund plastics collection and recycling projects in Ghana and Indonesia and highlights the growth of exotic debt structures for environmental causes. The structure of the bonds means investors receive their principal back at the end of 7-year term guaranteed by the World Bank plus a minimum interest payment of 1.75%. केवल इतना जानने के लिए ये है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्लस सिटी इक्वल्स टू $100 मिलियन बॉन्ड टू कॉम्बैट वेस्ट बस। Which state signed the MOU for the implementation of the modified Parvati-Kalisindh Chambal ERCP लिंक प्रोजेक्ट? संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए राजस्थान और मध्य प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ टू इम्प्लीमेंट द मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। जो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट है ये उन 30 लिंक्स प्रोजेक्ट में से इंक्लूडेड है जिन्हें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में जगह दी गई थी, जिसे फॉर्मुलेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा।
आपको बता दें, अब इसमें जो ऊपर ये ERCP लिखा है ना, इसका मतलब है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, जो चंबल बेसिन का जो रिवर है, ठीक है, तो उसका पानी जो है डाइवर्ट किया जाएगा। जो वाटर डेफिसिट सब बेसिन्स हैं जैसे बनस, गंभीरी और बाणगंगा, पार्वती, इस साइड की ओर। विच कंट्री लॉन्च्ड महदा, कायहान 2 एंड हतेव 1 सैटेलाइट्स? किस देश ने महदा, कायहान 2 और हतेव 1 उपग्रह लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए ईरान है। देखिए, ईरान ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं अपने सिमोर्ग फोनिक्स सैटेलाइट कैरियर रॉकेट के माध्यम से। तो इसमें एक तो 32 kg की है महदा और बाकी 2 नैनो सैटेलाइट्स हैं 10 kg से कम की, कायहान 2 एंड हतेव 1। What is the name of the Indigenously designed and built survey ship that was recently decommissioned by the Indian Navy? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है INS निरूपक। देखिए, इंडियन नेवी की इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड सर्वे शिप जिसका नाम INS निरूपक है, इसे डीकमीशन कर दिया गया है 38 साल की सर्विस के बाद। कहाँ पर? नवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में। तो अपनी क्लास की 3rd शिप रही। इसे लॉन्च किया गया था 4 जून 1981 को और कमीशन किया गया था 14 अगस्त 1985 को। तो विशाखापट्टनम बेस्ड ये शिप है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नवल कमांड। INS निरूपक को एडमिरल जल कुरसेदजी रोलिंग ट्रॉफी भी दिया गया था बेस्ट सर्वे शिप के लिए। वेयर वॉज द न्यू कैंगेरू लिजर्ड स्पीसीज अगस्त्यगामा H रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट? हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कंगारू लिजर्ड की नई प्रजाति अगस्त्यगामा H कहाँ खोजी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट्स। देखिए, हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई कैंगेरू लिजर्ड स्पीसीज डिस्कवर्ड की है वेस्टर्न घाट्स में और इसका नाम रखा गया है अगस्त्यगामा H या नदर्न कंगारू लिजर्ड, जो कि अगामिडी फैमिली को बिलोंग करती है। इसे किसके नाम पर रखा गया है? एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड H प्रोग्राम जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन का, इसके नाम पर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाभ यानी कि लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना? किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाभ लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना इसे लॉन्च किया है, जो कि एक 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, जंगलों से जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए MSP तय करने के लिए। तो उड़ीसा में जो टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 23%, ठीक है, या फिर 1 करोड़ के लगभग, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और अब जो है जो MSP जो तय किया जाएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाएगा हर साल। 12 distinct products from which state have obtained the geographical indication GI tags with the support of NABARD? किस राज्य के 12 विशिष्ट उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, 12 distinct products from अरुणाचल प्रदेश have obtained the geographical indication tags with support of NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट के नाम देख लेते हैं। अपतनी, मोनपा, आदि कैलो, ताई कामती एंड नीशी टेक्सटाइल्स, मोनपा हैंड मेड पेपर, सिंगपो फलाप, आदि अपोंग, अंगन्याद मिलेट एंड मरुआ अपो। हु वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर? क्रिटिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है विक्रांत मैसी। देखिए, 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि टाइम्स ग्रुप द्वारा दिए जाते हैं इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स के लिए 2023 के लिए दी गई हैं। ये सेरेमनी गिफ्ट सिटी गुजरात में हुई है। आपको जानना चाहिए कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसे मोस्ट नॉमिनेशंस प्राप्त हुए 20, और जो एनिमल मूवी है इसे 6 अवार्ड्स मिले हैं सबसे ज़्यादा। 12th फेल को 5 मिले हैं इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म। विनर लिस्ट देखते हैं। बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में 12th फेल को गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोराम। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल रणबीर कपूर एनिमल। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी।
बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल विक्की कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी। जो रेड किए हुए ना मैंने, ये महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी इसमें बेस्ट लिरिक्स देख लीजिए, अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भूपिंदर बब्बल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव। बाकी बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट डायलॉग आप देख सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण अवार्ड और हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डेविड धवन को दिया गया है। फिल्म फेयर R.D. बर्मन अवार्ड ये श्रेयस पुरनाइक को दिया गया है सतरंगा फ्रॉम एनिमल के लिए। In the Khelo India Youth Games 2023, which state ranks first in the medal tally with a total of 158 medals? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य कुल 158 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के जो विनर्स हैं उनको ट्रॉफीज़ दी हैं चेन्नई तमिलनाडु में। आपको बता दें महाराष्ट्र इन गेम्स में पहली पोजीशन पर रहा है, टोटल 158 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 57 गोल्ड। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। तमिलनाडु ने टोटल 98 मेडल्स यहाँ पर हासिल किए हैं जिनमें 38 गोल्ड हैं, वहीं हरियाणा ने 103 मेडल हासिल किए हैं जिनमें 35 गोल्ड हैं। आपको जानना चाहिए जो महाराष्ट्र है ये ओवरऑल चैम्पियन रहा है और 6 एडिशन में 4 बार तो महाराष्ट्र ही इसमें चैम्पियन रहा है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट झारखंड चीफ मिनिस्टर आफ्टर हेमंत सोरेन रिजाइंड? हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है चंपाई सोरेन। देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है लैंड स्कैम केस में, और रिज़ाइन करने के बाद इन्हें अरेस्ट किया गया। झारखंड के गवर्नर CP राधा कृष्णन ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और सीनियर झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपाई सोरेन, इन्हें लीडर इलेक्ट किया गया है लेजिस्लेचर पार्टी का और यही न्यू चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं झारखंड के। आपको बता दें 5 टाइम MLA हैं सरायकेला से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट काउंसिल या एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है जे शाह। देखिए BCCI सेक्रेटरी जे शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूनानिमसली सर्वसम्मति से, यानी और 1 साल के लिए, ऐसी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला लिया गया। बता दें इनका 3rd टर्म है एज एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट। इनका जो एक्सटेंशन है वो प्रपोज किया गया था श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट शमी सिल्वा द्वारा। आपको बता दें एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका में है। साथ ही आपको क्रिकेट की दुनिया से ही एक और न्यूज़ जाननी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर जो सस्पेंड किया हुआ था वो सस्पेंशन हटा दिया है। हु आर द 3 न्यू मेंबर्स हु रिसेंटली टुक ओथ एज राज्यसभा MPs? हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले 3 नए सदस्य कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता एंड स्वाति मालीवाल। देखिए 3 नए मेंबर जिनमें सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल हैं। इन्होंने राज्यसभा MPs के तौर पर शपथ ली है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जो है शपथ देने के बाद इनका स्वागत किया। आपको बता दें जो नारायण दास गुप्ता हैं ये राज्यसभा में रीनोमिनेट किए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, वहीं जो मालीवाल हैं इन्हें नॉमिनेट किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा सुशील गुप्ता के बदले। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फाउंडर चांसलर संधू, इन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये दोनों तो पार्टी से आए हैं, ठीक है, और जो संधू साहब हैं इन्हें नॉमिनेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राज्यसभा आप सभी जानते हैं कि 250 मेंबर्स होते हैं, इसे मैक्सिमम 238 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है, डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं हर दूसरे साल और नए मेंबर्स फिर उन्हें रिप्लेस करते हैं। ईच मेंबर
6 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। विच कंट्री होस्टेड 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स? 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स या आप कहें चौथा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स या गैंगवॉन 2024 आप कहें, ये 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच गैंगवॉन प्रोविंस साउथ कोरिया में संपन्न हुए। मूंगशो इन गेम्स का मास्कोट रहा और मोटो रहा इन गेम्स का ग्रो टुगेदर शाइन फॉरएवर। इटली ने यहाँ पर मेडल टैली में फर्स्ट रैंक हासिल की है, 18 मेडल्स जीते हैं जिनमें 11 गोल्ड हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी है, फिर साउथ कोरिया है। आपको बता दें भारत की ओर से एल्पाइन स्कीयर साहिल ठाकुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये तीसरे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। ये 47th पोजीशन पर रहे हैं अपने इवेंट में। What was the Reserve Bank of India Digital Payments Index RBI DPI for September 2023? सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है 418.77। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स यानी कि RBI DPI को पब्लिश किया है और 1 जनवरी 2021 से ही पब्लिश करते आ रहे हैं इसको। ये बेस ईयर इसका मार्च 2018 रहता है। मकसद ये रहता है कि देश भर में जो डिजिटाइजेशन है, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक पहुंचा है। और सितंबर 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें बताया कि जो RBI DPI है 418.77 है, मार्च 2023 में 395.57 था। आपको बता दें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इस इंडेक्स के। एक है पेमेंट इनेबलर, इसका वेटेज सबसे अधिक होता है 25%। फिर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10% वेटेज, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, इसका है सबसे ज़्यादा ना वेटेज, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। देखिए जो इंडेक्स है सेमी एनुअल बेसिस पर पब्लिश किया जाता है मार्च 2021 से विद लैग ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ पीछे जो है इसका वो आता है, जो अपडेट आता है। जैसे अभी ये देखिए ना आप, सितंबर 2023 में आया ना, तो जनवरी के लास्ट में आया है ये इंडेक्स। तो सितंबर जो है जनवरी से 4 मंथ लैग में चल रहा है ना, तो सितंबर का आया है अभी। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है सुधीर शेखरी। देखिए गारमेंट इंडस्ट्री वेटरन सुधीर शेखरी नए चेयरमैन होंगे अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आपको बता दें जो ये AEPC है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी एंड इट इज़ द ऑफिशियल बॉडी ऑफ अप्रैल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल असिस्टेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स as well as importers, international buyers who choose India as their preferred sourcing destination for garments. Head office गुरुग्राम हरियाणा में है। What is the new name of the Bank of Baroda's wholly owned subsidiary formerly known as BOB Financial Solutions Limited? बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB Financial Solutions Limited का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है BOB कार्ड लिमिटेड। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की होली ओन सब्सिडरी है BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। इन्होंने अपने आप को रिब्रांड किया है और अब इनका नाम है BOB कार्ड लिमिटेड। नया लोगो भी इन्होंने लॉन्च किया है और क्रेडिट रीइमेजिन पर इनका फोकस रहने वाला है। बाकी तो लोगों के बारे में बताया है, इसमें डुअल बी है, ठीक है, बाकी राइजिंग सन की जो रेज होती हैं उससे बना है लोगो। MD एंड CEO BOB कार्ड लिमिटेड शैलेंद्र सिंह है। How many years in jail has been sentenced to इमरान खान in graft case? भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कितने साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 14 years। देखिए फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी जो वाइफ है बुशरा खान, इन्हें 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है तोशखाना गिफ्ट केस में। और इसी से एक दिन पहले 10 साल की प्रिजन सुनाई गई थी इन्होंने जो कुछ स्टेट सीक्रेट्स होते हैं उन्हें लीक किया था। तो खान और इनकी वाइफ जो है एक्यूज्ड हैं कि इन्हें जो गिफ्ट में एज अ प्रेसिडेंट जो गिफ्ट में अलग अलग देशों से उपहार मिले वो इन्होंने बेच डाले। अच्छा, पूरा नाम इमरान खान का इमरान अहमद खान नियाजी है
और 22nd प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के 2018-2022 तक। फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन है ये पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के। Which Indian public sector power company inaugurated the country's largest green hydrogen pilot project in ऋषिकेश? किस विद्युत कंपनी ने ऋषिकेश में देश की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, THDC इंडिया लिमिटेड। देखिए, इंडियन पब्लिक सेक्टर पावर कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड ने कंट्री का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है अपने ऑफिस में ऋषिकेश उत्तराखंड में। The pilot project aims to generate 50 kgs of green hydrogen daily, utilizing energy input from a 1 megawatt rooftop solar plant. THDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK विश्नोई है। Which Indian boxer recently won the National Boxing Association's Intercontinental Super Featherweight title in the United States? हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मनदीप जांगरा। देखिए, इंडियन बॉक्सर है मनदीप जांगरा। इन्होंने वाशिंगटन US में अमेरिकन गेरार्डो एस्क्विवल को हराकर नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल है ये जीत लिया है। आप बता दें, जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है फ्लोरिडा बेस्ड सैंक्शनिंग बॉडी है फॉर प्रोफेशनल बाउट्स। Which automaker retained its position as the world's top-selling automaker in 2023? किस वाहन निर्माता ने 2023 में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, टोयोटा। देखिए, जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर टोयोटा मोटर, इन्होंने 11.2 मिलियन व्हीकल्स बेचे हैं 2023 में, और इसी के साथ ही वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमेकर बने रहे लगातार चौथे साल। सेकंड पोजीशन पर जर्मनी कंपनी आती है फोक्सवैगन ग्रुप। विच इंडियन शूटर क्लिंच द 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन इजिप्ट? मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, दिव्यांश सिंह पंवार। देखिए, दिव्यांश सिंह पंवार ने जो है एयर राइफल गोल्ड जीता है 10 मीटर इवेंट में ISF शूटिंग वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में। सोनम मास्कर, इन्होंने विमेंस एयर राइफल सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक ने मिक्स्ड एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता है। डेब्यूटेंट अनुराधा देवी ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। What is the percentage growth in the gross GST revenue in January 2024 compared to January 2023? जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सकल GST राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 10.4%। देखिए, जो ग्रोस GST रेवेन्यू रहा है जनवरी 2024 में ये 1,72,129 करोड़ रुपए का रहा है, जिसे अगर हम कंपेयर करें जनवरी 2023 के ग्रोस GST रेवेन्यू से तो 10.4% ज़्यादा है। आपको जाना चाहिए सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन एवर रहा है, और थर्ड मंथ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में जब GST कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ या इससे ज़्यादा का रहा है। बाकी CGST, SGST और IGST कलेक्शन गवर्नमेंट ने सेटल किया है, वो देख सकते हैं आप। ड्यूरिंग द अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024 पीरियड जो ग्रोस GST कलेक्शन रहा इसमें 11.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 16.69 लाख करोड़ रुपीज़ ये पहुंच गया, as against 14.96 lakh crore collected in the same period of the previous year. Which company has signed a non-binding agreement with Numaligarh Refinery Limited for green chemical projects? किस कंपनी ने हरित रासायनिक परियोजनाओं के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, NTPC। आपको जाना चाहिए NTPC लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी के लिए, जो कि NTPC बंगाईगॉन में इस्टेब्लिश की जाएगी, और भी जो अदर ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। MOU साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC गुरदीप सिंह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑयल इंडिया एंड चेयरमैन NRL डॉक्टर रंजीत रथ और MD NRL भास्कर ज्योति फूकन की प्रेजेंस में। NTPC आपको जानना चाहिए कि 2032 तक 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करेगी, ऐसा इसने टारगेट रखा हुआ है।
NHAI के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू बिल्ड रोबस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क। अच्छा, एक एस्पिरेंट है, उनका कमेंट आया था कि अब जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो बताइए। देखिए, स्ट्रेटजी इतनी कोई इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की इसमें कोई नीड नहीं है ना। मैं आपको एक चीज़ बस बता देता हूँ, इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा करोगे। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बैंक एग्ज़ाम में जो पूछे गए, एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो इंटेंशनली बनाया जाता है पेपर को टफ करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसका लेवल बनाए रखने के लिए रखे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने भी नहीं देखे हैं, न्यूज़पेपर में आए हैं, पर वो आपको कहाँ मिलेंगे जब आप न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है या द हिंदू बिजनेस लाइन है, ये अपने डेली अखबार में नहीं डालेंगे, बल्कि इनकी वेबसाइट में जाओगे और अंदर सेक्शन के अंदर और सेक्शन में जाओगे, अलग अलग सेक्शन होता है इसमें, इंडस्ट्री, MSME, उसमें जाके कहीं वो करंट अफेयर दिखता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको लगता है अब अगली बार जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाऊँगा। पर इस बात में आप ये चीज़ भूल जाते हो कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ है, उसमें भारत की स्थिति क्या रही है, नीति आयोग ने कोई इंडेक्स लॉन्च किया है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसमें किस राज्य ने क्या स्थान हासिल किया है, किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, ऑबिचरी हुई है, कौन सी बुक चर्चा में रही है ना, कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, ये चीज़ें आप कवर नहीं करते, आप उनमें खो जाते हो, जबकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से वैसा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ के अंदर मत जाइए, पहले अपना जो बेसिक करंट अफेयर है उसे कवर कीजिए। अभी आप बता दीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आपको जो पिछले 2-3 साल की स्कीम्स हैं सब याद हैं, आपको कब लॉन्च हुई थी और क्या उनका टाइमलाइन है, याद है? ठीक है, बहुत कम होगी जिन्हें इतना याद होगा, क्योंकि रिवाइज़ तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा याद ही रहता है, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना पड़ता है। पर क्या आप इसलिए तैयार हैं कि आपको सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में पता है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए? नहीं है ना तैयार, तो इन चीज़ों को अपना जो है अच्छे से कीजिए। बैंकिंग के, आप बैंकिंग्स के फंडामेंटल जानते हैं, आपने देखा कि बैंकिंग्स में भी जो बेसिक होते हैं, जो अलग होती है, करंट अफेयर नहीं, जो वैसा प्योर बैंकिंग होती है उसके बारे में क्या आप जानते हैं? तो इन चीज़ों पर अपना समय लगाइए। और करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, करंट अफेयर्स फंडा पर, अब देखिए 252 पेजेस या 250 पेजेस की PDF होती है, ठीक है, एक महीने की, एक दिन में आराम से की जा सकती है अगर आप पूरे दिन लगे हो, ठीक है। तो लगातार 2 दिन आप जो है उसको 2 रिवीजन मार लीजिए, अपना ख़त्म, आराम से हो सकती है एक PDF एक दिन में, पूरे मंथ की 250 पेजेस की, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरे दिन बैठना पड़ता है आराम से लग कर, ठीक है। और दोबारा से उसको फिर अगले दिन दोबारा रिवाइज कर लीजिए सुबह उठकर। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, ज़्यादा इधर उधर की न्यूज़ में नहीं जाना है। मैंने आपको कितने एस्पिरेंट्स के कमेंट्स दिखाए हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप और करंट अफेयर और करंट अफेयर और करंट अफेयर इस चक्कर में रहोगे तो आपके पास करंट अफेयर्स तो इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन वो मेमोरी में नहीं रह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the capital expenditure outlay for infrastructure development and employment generation in the interim union budget 2024-25? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 11 करोड़। 11 करोड़ ही है ना ये? नहीं, 11,11,111 करोड़, ठीक है। तो इतना रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें भी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 को प्रेजेंट किया है 1 फरवरी को। गवर्नमेंट इसमें कहना है कि गवर्नमेंट का 4 मेजर कास्ट पर फोकस रहने वाला है: गरीब, पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता यानी कि फार्मर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इसे 11.1% तक बढ़ा दिया गया है और ये 11,11,111 करोड़ रुपए रहने वाला है, यानी कि GDP का 3.4%। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन इसमें दिया जाएगा टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड और रीफाइनेंसिंग विद लोन्स लॉन्ग टेन्योर एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी 100 MT तक की सेटअप की जाएगी 2030 तक। FDI इनफ्लो जो रहा है 2014
से 23 तक का ये यूएस डॉलर 596 बिलियन रहा है, जो कि दोगुना था 2005 से 2014 तक जो अचीव हुआ उसके। 75,000 करोड़ रुपए का भी एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रपोज किया गया है, ताकि जो टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहती है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, तो वो इस 75,000 करोड़ रुपए से ले सकती है। अच्छा, अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 2023-24 की बात करें, तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, तो टोटल रिसीट्स हैं जो है ये 27.56 लाख करोड़ रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें कि टैक्स रिसीट 23.24 लाख करोड़ रहेगी। टोटल एक्सपेंडिचर 44.90 लाख करोड़ रहेगा। रेवेन्यू रिसीट 30.03 लाख करोड़ रहने वाली है, और फिजिकल डिफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी रहेगी 2023-24 के लिए। बजट एस्टिमेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स 30.80 लाख करोड़ रुपीज़ रहने वाली हैं, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है 47.66 लाख करोड़ रुपीज़ रहने वाला है। टैक्स रिसीट्स 26.02 लाख करोड़ रुपीज़ रहने वाला है। स्कीम्स ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स टू बी कंटिन्यूड दिस ईयर विद अ टोटल आउटले ऑफ रुपीज़ 1.3 लाख करोड़। फिजिकल डिफिसिट जो रहेगी 2024-25 में 5.1% ऑफ जीडीपी रहेगी। ये जो है 24-25 की फिजिकल डिफिसिट है, ऊपर जो हमने देखी है 23-24 की है। ग्रोस एंड नेट मार्केट बोरोइंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 2024-25 आर एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 14.13 एंड रुपीज़ 11.75 लाख करोड़ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें ये बताया है कि जो नेशनल जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है नेशनल इनकम का फिजिकल 23-24 के लिए, इसमें इंडिया की रियल जीडीपी 7.3% प्रोजेक्ट की गई है। आरबीआई आप सभी जानते हैं, आरबीआई ने 7% बताया हुआ है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। आईएमएफ के अनुसार 2027 तक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छा, द इंटरिम बजट प्रपोजेस टू विड्रॉ सच आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू रुपीज़ 25,000 pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to rupees 10,000 for financial year 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. Government assisted 25 crore people out of multi-dimensional poverty in the last 10 years. फीमेल इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में रहा है 28% जो है ऊपर देखने के लिए मिला है। स्टेम कोर्सेज में गर्ल्स एंड वीमेन का जो शेयर है वो 43% है इनरोलमेंट में। ओवर 70% हाउसेज अंडर पीएम आवास योजना गिवन टू वीमेन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो 70% जो घर हैं पीएम आवास योजना के तहत वो रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं उन्हें दिए गए हैं। Which country is the partner nation for the 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन फरीदाबाद, हरियाणा? हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए कौन सा देश भागीदार देश है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तंजानिया। आपको जानना चाहिए कि फरीदाबाद, हरियाणा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का जो 37वां एडिशन है इसे इनोग्रेट किया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस मेले में हर साल कोई ना कोई जो देश है वो पार्टनर नेशन होता है और कोई भारतीय राज्य थीम स्टेट होता है। तो इस बार पार्टनर नेशन है तंजानिया और गुजरात थीम स्टेट है। सूरजकुंड मेला जो है इसमें कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और कल्चरल फैब्रिक्स ये सभी शोकेस किए जाते हैं और ये लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है पूरे वर्ल्ड में। आपको जानना चाहिए कि सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला पहली बार 1987 में होस्ट किया गया था। 2013 में इसे इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे ऑन February 4, 2024? 4 फरवरी 2023 को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, क्लोज द केयर गैप। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और साल 2000 से ही इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2024 में इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। एक्चुअली ये 3 साल से यही थीम है इसका, 22, 23, 24, क्लोज द केयर गैप। आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल कैंसर डायग्नोसिस ये 2050 तक 35 मिलियन हो जाएंगे, ऐसा कहा है WHO की जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है इनके द्वारा एक एस्टिमेट में।
जहां 2022 में 20 मिलियन केसेस थे, वहीं अब 77% का इंक्रीज देखने को मिलेगा और 2050 में 35 मिलियन केसेस हो जाएंगे। इन्होंने भी बताया कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम 2022 की बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कैंसर की रही वो लंग कैंसर रहा है। 2.5 मिलियन केसेस लंग कैंसर के विटनेस किए गए, और इसके बाद फिर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, फिर कोलोरेक्टल, फिर प्रोस्टेट और फिर स्टमक कैंसर रिपोर्ट किए गए। लंग कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं 1.8 मिलियन, या फिर जितने भी कैंसर डेथ हुई हैं उनकी 19% डेथ लंग कैंसर के कारण हुई है। उसके बाद फिर कोलोरेक्टल कैंसर, फिर लीवर कैंसर, फिर ब्रेस्ट कैंसर और फिर स्टमक कैंसर। Who administered the oath of office and secrecy to संजय वर्मा as a member of the UPSC? संजय वर्मा को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए, संजय वर्मा ये यूपीएससी के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं पैनल में, माफ़ कीजिएगा, और इन्हें शपथ दिलाई है यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो जिसका विवरण संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और जिसे एक्ट द्वारा बनाया जाता है ना, तो वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑफिसर्स के, ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी, वो यूपीएससी ही करवाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसको मैनेज करता है, और इस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 9 से 11 मेंबर्स होते हैं अगर इन चेयरमैन को भी इंक्लूड करें। और हर एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है कार्यकाल, या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी पहले पड़ जाए। आपको बता दें पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। उसके बाद फिर इसका नाम हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और जब भारत आज़ाद हुआ फिर उसके बाद ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाने जाना लगा। आर्टिकल 315 से 323 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14 है, पार्ट 14 है, उसमें आर्टिकल 315 323 ये यूनियन ये पब्लिक सर्विस कमीशन से ही संबंधित है, चाहे वो यूनियन में हो चाहे फिर हर एक स्टेट में हो। When did the Indian Coast Guard celebrate its 48th रेजिंग डे? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2024। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अपना 48th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। और आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसका मोटो है वयम रक्षम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। और करंटली जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पॉल हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ये चीफ हाइड्रोग्राफर अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इंडियन नेवी आपको बता दें 2024 ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के रूप में मना रहा है टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड वेलबींग ऑफ नेवल सिविलियंस बाय एड्रेसिंग ऑल फेसेट्स ऑफ सिविलियन एचआर मैनेजमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। इंडिया एंड विच कंट्री इंक्ड MOU ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? भारत और किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है ओमान। आपको जानना चाहिए डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने इन्होंने 12th इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता की है मुस्कैट ओमान में। और इंडिया और ओमान ने एक MOU भी साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट जो है प्रोक्योर किए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि के संजय मूर्ति जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने फर्स्ट इंडिया फिनलैंड हाई लेवल डायलॉग मीटिंग की अध्यक्षता की है वर्चुअली। In which category has the Indian Institute of Mass Communication IIMC been declared as a deemed to be university? भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को किस श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है डिस्टिंक्ट कैटेगरी। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जर्नलिज्म के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा यूनियन ग्रांट कमीशन की एडवाइस पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी
डिक्लेयर किया गया है अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। डीम टू बी यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही बात होती है। अच्छा, अब जो IIMC न्यू दिल्ली के और भी जो 5 रीजनल कैंपसेस हैं, जम्मू में, अमरावती में, आइजॉल में, कोट्टायम में और देनकानाल में, ये सभी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। अब इस नए सेंसस के इस नए स्टेटस के साथ ही जो IIMC है अब ये डिग्रीज भी ऑफर कर पाएगा, इंक्लूडिंग डॉक्टरल डिग्रीज। आपको बता दें UGC एक्ट 1956 की सेक्शन 3 के तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड विच कॉलेज हैव renewed a memorandum of understanding for establishing रोशनी सेंटर ऑफ विमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन। ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस कॉलेज ने रोशनी महिला सामूहिक नेतृत्व वाली सामाजिक कार्रवाई केंद्र की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAYNRL जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। इसने और लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है अपना रिन्यू किया है, यानी कि पहले से भी चलता आ रहा है उसे रिन्यू कर दिया है। तो ये 5 साल के लिए MOU होने वाला है और ये रोशनी से संबंधित है, रोशनी सेंटर ऑफ विमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन CWCS से। ठीक है, ताकि जो रूरल कम्युनिटीज़ है ना उनको फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ठीक है, ये सभी जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जा सके और इस और जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। What is the approved outlay for the animal husbandry infrastructure development fund for the next 3 years? अगले 3 वर्षों के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए अनुमोदित परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 29,610.25 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF इसको 2025-26 यानी कि अगले 3 साल तक के लिए अप्रूव कर दिया है कि ये कंटिन्यू रहेगा और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ऑपरेट किया जाता है और इसका जो आउटले रहेगा, जो परिव्यय रहेगा 29,610.25 करोड़ रुपए रहेगा। द स्कीम विल इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मीट प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल फीड प्लांट, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटरनरी वैक्सीन एंड ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। तो बेसिकली एक इंसेंटिव देने वाला प्रोग्राम है जो भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, डेयरी प्रोसेसिंग के या फिर मीट के क्षेत्र में, वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराएगी 8 साल तक के लिए, जिसमें कि 2 साल का मॉरेटोरियम भी रहेगा। ठीक है, फॉर लोन अप टू 90% फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक एंड NCDC, NABARD and NDDB. Government of India will also provide credit guarantee to the MSME and dairy cooperatives up to 25% of the credit borrowed from the credit guarantee fund of rupees 750 करोड़। तो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराएगा, जैसे कोई लोन लेता है, ठीक है, तो जो भी लोन लिया है तो उसकी 25% तक का क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अगर ये लोन आपको नहीं वापस आता है तो हम इसी गारंटी लेते हैं। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड राष्ट्रीय आरोग्य मेला एट विच प्लेस? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली है। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड शिपिंग पोर्ट वाटरवेज हैं, इन्होंने नेशनल आरोग्य फेयर को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में और इसे ऑर्गेनाइज किया गया पूरन चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर। जो नेशनल आरोग्य फेयर है 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच मनाया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। हु लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सी केयर्स? कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का सी केयर्स नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा प्रहलाद जोशी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, CMPFO का, जिसका नाम है सी केयर्स। इसे डेवलप एंड डिजाइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप इन द डिजिटाइजेशन जर्नी ऑफ
CMPFO एमिंग टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ डिजिटाइजेशन इट्स रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्रोसेस। तो जब ये CMPFO है, इसके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी डेटा वगैरह है, उसका डिजिटाइजेशन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए जोशी ने यहाँ पर 3 इनिशिएटिव्स जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लिए गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड, उनको भी लॉन्च किया। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने इनिशिएटिव्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स लिमिटेड EDCIL, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा स्ट्राइव के साथ मिलकर शुरू किए हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द शुगर सब्सिडी स्कीम फॉर विच कैटेगरी ऑफ फैमिलीज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस श्रेणी के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जो शुगर सब्सिडी दी जाती है अंत्योदय अन्न योजना AI फैमिलीज़ को PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत इसे और 2 साल तक बढ़ा दिया, 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 18.50 रुपये पर KG पर मंथ शुगर सब्सिडी देती है, जो भी अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज़ हैं उनको। Which law commission has submitted its report titled Revisiting the Law on Prevention of Damage to Public Property to the Government of India? किस विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 22nd लॉ कमीशन। देखिए, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट नंबर 284, जिसका टाइटल रहा रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की है। और आपको बता दें, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हैज़ कंटिन्यूड अनडिमिनिस्ड कॉजिंग gargantuan losses to the public exchequer and inconvenience to the public जनरल पब्लिक। तो वही जो आपने देखा होगा, दंगे वंगे हो जाते हैं या फिर कोई हड़ताल वगैरह करते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सरकारी खर्चे पर ही आता है, वो सब सरकार के ऊपर ही आता है वो खर्चा। तो कमीशन ने कहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए। साथ ही इसी 22nd लॉ कमीशन ने रिपोर्ट नंबर 285 भी सबमिट की, जिसका टाइटल रहा द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसे क्रिमिनल लॉज के तहत जो है रखा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हटा दें उसको, क्रिमिनल डिफेमेशन को हटाना नहीं है। Which organization signed an MOU with BRAC International for Economic Inclusion for the Poorest of the Poor? गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन के लिए किस एजेंसी ने ब्राक इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आपको जाना चाहिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, इसने MOU साइन किया है ब्राक इंटरनेशनल के साथ, जो कि एक ग्लोबल साउथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विजन रहता है पीपल को एम्पावर करना। तो ये जो MOU है ये साइन किया गया है ताकि पोरेस्ट ऑफ पुअर को दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इंक्लूड किया जाए। What does the acronym घर stand for in the context of the portal launched by NCPCR? NCPCR द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल के संदर्भ में घर का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गो होम एंड रीयूनाइट। देखिए, घर यानी कि गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल हाल ही में डेवलप और लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के द्वारा। The Ghar portal has been developed to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children as per the protocols under the Juvenile Justice Act 2015। ठीक है, तो जो भी देखिए बच्चे हैं उनको डिजिटल मॉनिटर किया जा रहा है, उनका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो घर से जैसे भाग जाते हैं तो उनको दोबारा उनकी जगह पर पहुंचाना, या अगवा हो गए हैं, ठीक है। अब NCPCR के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005 के तहत, और ये ऑपरेशनल हुई 5 मार्च 2007 को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है ये, और पियांग कनुंगू इज़ द चेयरमैन ऑफ NCPCR। What is the theme of the Commonwealth Legal Education Association Commonwealth Attorneys and Solicitor General Conference 2024? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 को इनोग्रेट किया है।
इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIIT न्यू दिल्ली। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने IIIT जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स को इनोग्रेट किया और डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 को भी संबोधित किया। द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स कोऑर्डिनेटेड बाय CTEC aims to tap into the $1 trillion opportunity presented by electronic system design and manufacturing sector। साथ ही आपको जानना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं S कृष्णन, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई-वेस्ट मैनेजमेंट इसको इनोग्रेट किया है हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में। हु इज द 50th रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पाने वाले 50वें प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो सीनियर BJP लीडर और राम जन्मभूमि मूवमेंट के जनक लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। आपको बताया 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड को पाने वाले ये 50वें पर्सन होंगे और मोदी गवर्नमेंट के तहत ये 7वें होंगे जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, लास्ट मंथ हमने देखा कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है। अगर हम आडवाणी जी की बात करें तो 1989 में मंदिर मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, फिर 1990 में रथ यात्रा इन्होंने निकाली सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या यूपी तक। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर हम बात करें तो 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे ये, 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया 2002 से 2004 के बीच में। अच्छा, जब 2009 के लोकसभा जनरल इलेक्शन थे तो उसमें BJP के ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी जानना चाहिए कि आडवाणी का जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद फिर जब पार्टीशन हुआ तब ये भारत आ गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने RSS ज्वाइन किया। According to the Corruption Perception Index CPI for 2023, what is India's rank among 180 countries? 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 93। आपको जानना चाहिए कि एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2023 के लिए। 180 देशों में भारत की जो रैंक है वो 93 है, 93 है और भारत का स्कोर 39 है, 39 है। आपको बता दें इस इंडेक्स में जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे है। 5th पोजीशन पर एशिया से आती है सिंगापुर। ठीक है, तो ये एशिया में तो टॉप पर है और पूरे ग्लोबली ये 5th पोजीशन पर आती है। इसका स्कोर 83 है। आपको बता दें जो इंडेक्स है इसमें 0 से 100 तक का एक स्केल यूज़ किया जाता है। तो 0 मतलब हाईली करप्ट और जितना आप 100 के पास जाते हैं उतना आप क्लीन स्टेट बनते जाते हैं। वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन को टॉप स्कोरिंग रीजन बताया गया है। अच्छा, अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो अफगानिस्तान और म्यांमार का स्कोर केवल 20 है, भारत का स्कोर 39 है। चाइना का स्कोर भारत से ज़्यादा है 42, जापान का भी ज़्यादा है 73, बांग्लादेश का भी स्कोर भारत से कम है 24 है, पाकिस्तान का स्कोर भी कम है 29, श्रीलंका का भी कम है 34। अगर हम इस इंडेक्स में बॉटम की बात करें सबसे निचले पायदान पर तो वो सोमालिया है जिसकी रैंक 180 है और स्कोर केवल 11 है। और अगर हम लो लेवल कंट्रीज़ की बात करें तो म्यांमार है 162वें नंबर पर, अफगानिस्तान भी 162वें नंबर पर है, नॉर्थ कोरिया 172वें नंबर पर है। When is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, February 6। देखिए, साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा। 2024 में इस डे का थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। साथ ही आपको जानना चाहिए 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फेटर्निटी भी मनाया जाता है। What is the name of the first survey vessel large ship commissioned into the Indian Navy recently? भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, INS संधायक।
देखिए INS संधायक जो कि फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है, इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। एक सेरेमनी हुई नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, तो इसी दौरान इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। देखिए 4 इस तरह के सर्वे वेसल लार्ज शिप्स बनने हैं, उनमें से पहला ये है INS संधायक। और कौन बना रहा है इसको? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। डिज़ाइन क्या है? वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। संधायक का मतलब होता है द वन हु कैरीज आउट अ स्पेशल सर्च। आपको बता दें 80% इंडिजिनियस कंटेंट इस शिप को बनाने में लगा है। व्हाट इज द बोलार्ड पुल यानी कि BP कैपेसिटी ऑफ रिसेंटली डिलीवर्ड टग महाबली टू इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना को हाल ही में वितरित टग महाबली की बोलार्ड पुल BP क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 25 टन। देखिए 25 टन बोलार्ड पुल टग जिसका नाम महाबली है, हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है कोची में। और आपको बता दें जो सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड है, इसको इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये 3 25 टन के BP यानी कि बोलार्ड पुल टग जो है बनाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ टग्स विल प्रोवाइड इम्पीटस टू ऑपरेशनल कमिटमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी बाय facilitating assistance to naval ships and submarines during berthing and unberthing, turning and maneuvering in confined waters. Where was the 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held? मसाले और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है कोची। देखिए कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, इसका जो 7th सेशन है कोची केरल में आयोजित किया गया। इस सेशन में जो 5 स्पाइसेस हैं, स्मॉल कार्डमम, टर्मरिक, जोनिपर बेरी, एल्पाइस एंड स्टार एनिस, इनके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। आपको बता दीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है CAC, इसको जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था FAO एंड WHO के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 194 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और हेडक्वार्टर इसका रोम में है। तो ये फूड से संबंधित जो है स्टैंडर्ड सेट करता है। अच्छा, इसी में आती है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, इसको स्थापित किया गया था साल 2013 में। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइंड अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। किस लघु वित्त बैंक ने एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया है एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि MD एंड CEO के पॉल थॉमस हैं, हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है और टैगलाइन है द जॉय ऑफ बैंकिंग। वहीं अगर हम बात करते हैं एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके MD एंड CEO सुमित राय। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड कनिका पशरीचा एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कनिका पशरीचा को किस बैंक ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मुंबई बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कनिका पशरीचा को अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है और 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। 1 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए संजय विनायक मुदलियार, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हारून राशिद खान को बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन के नियुक्ति पर मंजूरी दे दी है। विच कंट्रीज 2-year-old कार्टर डलास सेट द रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। किस देश के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर ऑप्शन डी स्कॉटलैंड है। देखिए 2 साल के एक बॉय ने रिकॉर्ड बनाया, यंगेस्ट पर्सन बन गए जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचे हैं। ये हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड के कार्टर डलास। अपनी जो फादर हैं उनकी बैक पर मतलब पीठ पर चढ़कर जो है यहाँ तक पहुँचे, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है 4 साल के ज़रा का, जो कि चेक रिपब्लिक के रहे हैं। विच न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी सक्सेसफुली इम्प्लांटेड इट्स फर्स्ट ब्रेन चिप इनटू अ ह्यूमन बीइंग। किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना पहला ब्रेन चिप सफलतापूर्वक एक इंसान में प्रत्यारोपित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यूरालिंक। देखिए न्यूरालिंक ये एलन मस्क की कंपनी है, इसने पहली बार ह्यूमन के ब्रेन में एक चिप फिट कर दी है
न्यूरालिंक आपको बता दें ब्रेन चिप स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 2016 में की थी। तो ये जो चिप है ये एक कॉइन की साइज की है और सर्जिकली इसको स्कल में इम्प्लांट किया गया है और कुछ अल्ट्रा थिन वायर्स भी हैं जो ब्रेन में गए हैं। तो ये जो डिस्क है ये ब्रेन एक्टिविटी को रजिस्टर करेगी और जो डिवाइस है उसमें अपने सिग्नल भेजेगी जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह, ठीक है। एक कॉमन ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, मतलब माइंड से लेके माइंड में जो चिप है वहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाएगा उससे, जो आप फ़ोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेन में आप जो भी सोच रहे हैं ना वो परफॉर्म होता रहेगा उसमें डिवाइस में। ब्रेन में आप सोच रहे हैं कि यहाँ से एंटर करो तो अपने आप एंटर हो जाएगा, ठीक है। गूगल ओपन करो तो अपने आप ओपन हो जाएगा, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके माइंड को रीड करेगा। तो जिनके लिम्स नहीं है ना, जैसे हाथ वगैरह नहीं है जिनके, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी। इट वुड अलाउ पीपल टू कंट्रोल देयर फोन्स और कंप्यूटर्स जस्ट बाय थिंकिंग। विच इंडियन स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द सड़क सुरक्षा फोर्स टू रिड्यूस रोड फैटिलिटीज़? किस भारतीय राज्य ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल इसकी स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब है। देखिए पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क सुरक्षा फोर्स को सेटअप किया है जो कि हमारे देश में पहली बार सेटअप किया गया है किसी भी राज्य द्वारा, ताकि जो रोड फैटिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवान सिंह मान, इन्होंने 144 हाईटेक व्हीकल्स जलंधर से फ्लैग ऑफ किए हैं, हरी झंडी दिखाई है। तो राज्य में कोई भी 112 नंबर डायल करके जो है हेल्प ले सकता है। Which country emerged as the leading recipient of Indian government grants and loans as outlined in the Union Budget document? केंद्रीय बजट दस्तावेज के अनुसार कौन सा देश भारत सरकार के अनुदान और ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन बी भूटान है। देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जब इंटरिम बजट 2024 पेश किया उसके बाद बजट डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि जो भूटान है सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स एंड लोन्स हैं वो इसे प्राप्त हुआ है 2398.97 करोड़ रुपए का। इसके बाद फिर मालदीव से, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टोटल फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो पैसा दिया है वो 6541.79 करोड़ रुपए का है। अच्छा, ये 6th बजट था जो निर्मला सीतारमन द्वारा प्रेजेंट किया गया और लास्ट वन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट्स की जो सेकंड टर्म है इसके द्वारा जो पेश किया गया है। अब जो फुल बजट आएगा वो जुलाई के महीने में आएगा जब नई सरकार बनकर आएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कर्नाटक। देखिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि गेमिंग और सोशल मीडिया से जो परेशान हैं लोग, ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि बहुत चस्का लगा है, तो उससे संबंधित है। जैसे नशा मुक्ति होता है ना, इसी तरह से गेम मुक्ति। The aim is to spread awareness about the ills of spending too much time in the digital world and instead create an environment of responsible gaming. Through this initiative, both online and offline digital detox centers will be set up across the state of Karnataka, offering personalized guidance where trained professionals will provide counseling and support to individuals seeking to navigate their relationship with technology. How many armed MQ-9B Sky Guardian drones has the US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड फॉर पोटेंशियल सेल टू इंडिया? अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित बिक्री के लिए कितने सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 31। देखिए US स्टेट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम भारत को 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन सप्लाई करेंगे $4 बिलियन की जो है राशि में। तो आपको बता दें जो MQ-9B स्काई गार्डियन है ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनाइसेंस इनके लिए इनको बनाया गया है, इसमें असिस्ट करते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है, कौन डेवलपर हैं इसके? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, ये भी आप याद रखिएगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। देखिए पैन इंडिया बेसिस पर सीवीड कल्टीवेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सीवीड कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड बेरिंग परसोत्तम रूपाला, इन्होंने कच्छ गुजरात में स्थित कोटेश्वर यानी कि कोरी क्रीक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन इसको जो है लॉन्च किया, इसकी अध्यक्षता की है। सीवीड या फिर माइक्रो एल्गी
refers to thousands of species of macroscopic multicellular marine algae. रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो सीवीड कल्टीवेशन का काफ़ी जो है प्रचलन हुआ है, ठीक है, और कई देश प्रेफर करते हैं, जैसे चाइना टॉप पर है, फिर इंडोनेशिया है। अच्छा, गुजरात की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड स्किल सेंटर को इनोग्रेट किया है एकता नगर गुजरात में। और आपको ये भी जानना चाहिए, जो जयशंकर हैं ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। इस तरह के फैक्ट जो है आरबीआई ग्रेड बी में पूछ ले जाते हैं। विच स्टेट क्लिंच्ड इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी? किस राज्य ने इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी जीती? सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक है। देखिए, कर्नाटक ने इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी जीती है आंध्र प्रदेश को फाइनल में हराकर। तो ये एक मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ब्लाइंड के लिए, तो नागपुर में खेला गया। नागेश ट्रॉफी वॉज लॉन्च्ड इन मेमोरी ऑफ लेट श्री SP नागेश, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया। To address the liquidity deficit in the banking system, how much additional aggregate amount has the Reserve Bank of India made available to standalone primary dealers? बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को कितनी अतिरिक्त कुल राशि उपलब्ध कराई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 5000 करोड़ रुपीज़। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है, डेफिसिट है, उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम 5000 करोड़ रुपए की एडिशनल एग्रीगेट अमाउंट अवेलेबल कराएंगे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अंडर स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट। बैंकिंग सिस्टम जो है लिक्विड डिफिसिट फेस कर रहा है सितंबर 2023 से, ठीक है, यहाँ 24 गलती से लिखा गया है। with a deficit standing at about 2.68 lakh crore as of January 29, 2023। अच्छा, जो ये आपका PD है यानी कि प्राइमरी डीलर्स हैं, ये एक अच्छा खासा रोल अपना प्ले करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। एक लिंक के तौर पर कार्य करते हैं बैंक और इन्वेस्टर के बीच में। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और मार्केट मेकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। As of January 31st, what is the value of transactions made through the Unified Payment Interface according to National Payments Corporation of India (NPCI)? 31 जनवरी तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेन देन का मूल्य कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 18.41 लाख करोड़ रुपए। देखिए, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा ने यह बताया है कि जनवरी के महीने में जो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ट्रांजेक्शन्स रही हैं वो 18.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अगर हम मंथली बेसिस पर देखें, पिछले मंथ से कंपेयर करें दिसंबर से, तो 1% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 1220.301 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जनवरी में। ईयरली बेसिस पर देखें तो UPI ट्रांजैक्शंस वैल्यू के टर्म में 41.72% ज़्यादा रही और वॉल्यूम टर्म में 51.81% ज़्यादा रही। यानी कि हम अगर जनवरी 2023 से कंपेयर करें, UPI ट्रांजैक्शंस 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे के आंकड़े को पार कर जाएगी फिस्कल 27 तक, ऐसा कहा है PwC इंडिया ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई)? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनिल कुमार लाहौती। देखिए, फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल कुमार लाहौती ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के चेयरमैन बनाए गए हैं 3 साल के लिए, या फिर जब तक कि इनकी एज 65 साल नहीं हो जाती, और ये 9th चेयरमैन रहेंगे ट्राई के। इनसे पहले PD वघेला इसके चीफ थे, जो परमानेंट चीफ थे, तो नवंबर 2023 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद फिर टेम्परेरी चीफ के तौर पर मीनाक्षी गुप्ता कार्यरत थी, तो उनके बदले में ये जो है परमानेंट चीफ आए हैं अनिल कुमार लाहौती। अगर हम ट्राई की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 की सेक्शन 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है भारत में उसका रेगुलेटर है, और एक चेयरपर्सन होता है, और नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, और नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अभिनव बिंद्रा।
आपको जाना चाहिए अभिनव बिंद्रा जो कि इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक गेम्स में, इन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में टॉर्च बियरर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। आपको बता दें 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स ये फ्रांस में होंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में, और इन गेम्स का मोटो रहने वाला है गेम्स वाइड ओपन। बिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2008 में। तो ये इस ओलंपिक टॉर्च रिले का हिस्सा रहेंगे। ये टॉर्च 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक जो है घूमेगी। पेरिस 2024 में ब्रेकिंग या फिर आप कहें ब्रेक डांसिंग ये भी अपना डेब्यू कर रहा है ओलंपिक इवेंट के तौर पर। हु रिसेंटली टुक द ओथ एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है जस्टिस रितु बाहरी। देखिए जस्टिस रितु बाहरी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई है। हाल ही में इन्हें शपथ दिलाई गई है। और आपको बता दें इससे पहले ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज थी। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, इन्होंने जस्टिस बाहरी को ओथ दिलाई है, शपथ दिलाई है। अच्छा, कुछ इसी तरह करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। और राजेंद्र प्रसाद ये एडवोकेट जनरल बने हैं राजस्थान के। इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग हैज़ मुकेश अंबानी सिक्योर्ड। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने कौन सी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सेकंड। देखिए मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 जिसे कंपाइल किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, उसमें ग्लोबली दूसरे नंबर पर रखा गया है और भारत में पहले नंबर पर। और अगर हम इसमें भी अंदर जाएं और डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स की कैटेगरी में रख देखें तो वहाँ ये फर्स्ट पोजीशन पर हैं। तो देखिए जो ब्रांड फाइनेंस का ये सर्वे रहा है, इसमें मुकेश अंबानी का जो स्कोर रहा है ये 80.3 रहा है। और इनसे ऊपर केवल चाइना बेस्ड जो टेंसेंट कंपनी है, इसके जो हुआतेंग मा है, ठीक है, ये है पहले नंबर पर। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स इज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ CEOs who are building business value in a sustainable manner by balancing the needs of all stakeholders, employees, investors and the wider society। आपको जाना चाहिए जियो को हाल ही में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड भी बताया गया है भारत का ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट में, जिसे ब्रांड फाइनेंस ही पब्लिश करता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर सेफर इंटरनेट डे 2024? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आपको जाना चाहिए सेफर इंटरनेट डे ये 6 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंटरनेट सेफ्टी एंड एनकरेज पीपल टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। थीम रहेगा सेफर इंटरनेट डे 2024 के लिए टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हु इज़ द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नदर्न आइलैंड? उत्तरी आयरलैंड की नई प्रथम मंत्री कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मिशेल ओनील। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं। देखिए नदर्न आइलैंड की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने मिशेल ओनील जो कि सिन फिन पार्टी की है, इन्हें फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया है। और इस तरह से ये फर्स्ट आयरिश नेशनलिस्ट बन जाती है जो इस पोजीशन पर पहुंची है। डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है एमा लिटिल पेंसिली को। आपको बता दें जो फर्स्ट मिनिस्टर है और जो डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर है नदर्न आइलैंड में, ये जॉइंट हेड्स होते हैं नदर्न आइलैंड की गवर्नमेंट के, ठीक है। 1998 का जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट रहा या फिर बेलफास्ट एग्रीमेंट जो होता है, उसमें ये तय किया गया था कि जो फर्स्ट मिनिस्टर होगा और जो डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, ये इक्वल स्टेटस के होंगे, ऐसा नहीं कि कोई सबऑर्डिनेट है एक दूसरे के। नदरलैंड आइलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बेलफास्ट है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हेज गिंगॉप डाइड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगॉप का निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन सी है नाइजीरिया। देखिए माफ़ कीजिएगा, नामीबिया है ना, यहाँ पर नामीबिया होगा, ये कंफ्यूज हो गया मैं ऑप्शन लिखते हुए।
देखिए नामीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं हासे गिनगोब है ना, हेस गिनगोब, इनका हाल ही में निधन हो गया है कैंसर ट्रीटमेंट के कारण। कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उससे उभर नहीं पाए 82 की एज में। आपको बता दें नामीबिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, और इन नामीबिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साउथ अफ्रीका में जब अपार्थित का एंड हुआ 1990 उसके बाद से। ठीक है, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद अब करंट प्रेसिडेंट थे। नामीबिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल विंडोक है, करेंसी है नामीबियन डॉलर। अच्छा, और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। एक तो जाने माने एक्टर साधु मेहर, जिन्होंने श्याम बेनेगल की जो अंकुर मूवी आई थी 1974 में, उसमें हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड का रोल निभाया था। इसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट एक्टर के तौर पर। तो इनका भी हाल ही में 84 की एज में निधन हो गया। ये फर्स्ट उड़िया एक्टर थे जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। 2017 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 2011 में इन्हें जयदेव सम्मान भी दिया गया, जो कि हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हॉलीवुड एक्टर कार्ल विदर्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 76 की एज में। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट who has broken the world record for the most cumulative time spent in space। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी है ओलेग कोनोनेगो। देखिए रशियन कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनोनेगो, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है किस चीज़ का? फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड इन स्पेस। स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का, मतलब ऐसा नहीं लगातार, कभी 2015 में, कभी 18 में, कभी 23 में, इस तरह से। तो 59 ईयर ओल्ड हैं ये, 59 साल के हैं और लगभग 878 दिन 12 घंटे से भी ज़्यादा दिन ये स्पेस में रह चुके हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अपने ही फेलो रशियन का, जिनका नाम है गेनेडी पैरेल का। आपको बता दें 2008 में सबसे पहले स्पेस में गए थे ये, तब 200 दिन रुके थे और फिलहाल भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है सितंबर 15 2023 से। और इस साल के अंत तक, या फिर आप कहें जो ये एक्सपीडिशन पे हैं अभी, जैसे ये एंड होएगी तो ये स्पेस में 1000 दिन बिताने वाले फर्स्ट पर्सन भी बन जाएंगे। इंडियाज़ NPCI हैज़ टाइड अप विद विच फ्रेंच ई-कॉमर्स कंपनी टू इनेबल UPI पेमेंट्स एट द एफिल टावर। भारत की NPCI ने एफिल टावर पर UPI भुगतान सक्षम करने के लिए किस फ्रांसीसी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है लायरा। देखिए जो भी टूरिस्ट पेरिस के एफिल टावर को विजिट कर रहे हैं, अब उनके लिए एक आसानी रह जाएगी कि वो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI, इसकी सहायता से अपना जो फीस है वो दे सकते हैं, जो टिकट है वो पे कर सकते हैं। ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कंफर्म किया है। तो इसके लिए जो NPCI की सब्सिडरी है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स NIPL, इसने टाई अप किया है फ्रेंच ई-कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लीरा के साथ। UPI is India's mobile-based payment system developed by the NPCI in 2016. Who was conferred with the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India SJFI and Delhi Sports Journalist Association DSJ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा PT उषा। देखिए लेजेंडरी स्प्रिंटर एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट PT उषा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। इस तरह से फिफ्थ रेसिपिएंट बन गई हैं इस अवार्ड को पाने वाली। इनसे पहले टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज, बैडमिंटन आइकॉन प्रकाश पादुकोण, लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर और आइकॉनिक स्प्रिंटर मिल्खा सिंह भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of लॉकडाउन इन इंडिया? भारत में लॉकडाउन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा संदीप दादिया। देखिए लॉकडाउन ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म है और इंडियन मार्केट में इसने अपनी एंट्री ले ली है और संदीप दादिया इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है इंडिया में अपने ऑपरेशन के लिए। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स US में है, कांसास सिटी में। How much amount did the Asian Development Bank raise through its recent local currency green bond in Indian rupees? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में लोकल मुद्रा हरित बॉन्ड के माध्यम से भारतीय रुपए में कितनी राशि जुटाई? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 12.5 बिलियन इंडियन रुपीस।
देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 12.5 बिलियन इंडियन रुपीस लगभग 150 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं अपने लार्जेस्ट लोकल करेंसी ग्रीन बॉन्ड इशू में। तो 4 ईयर कंसीलिंग बॉन्ड ये रहे और इंटरेस्ट रेट रहा 6.72% पर ईयर का। द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज बट सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर with returns to investors indexed to the performance of the Indian currency. Such bonds are popularly known as masala bonds in the Indian financial community. और जो ये बॉन्ड लिस्टेड किए गए हैं लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हैं एंड इट वाज अरेंज्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड वाज सब्सक्राइब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ यूके एंड यूएस इन्वेस्टर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है रोमेश भट्टाचार्य। देखिए जो ये बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ इसे लिखा है रोमेश भट्टाचार्य ने। और बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। एक तो सुगाता बोस की एशिया आफ्टर यूरोप इमेजिनिंग अ कॉन्टिनेंट इन द लॉन्ग 20th सेंचुरी, ये बुक चर्चा में रही। एक है दामोदर पाडी की बुक द स्क्रैपर्स वे मेकिंग इट बिग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। और तीसरी बुक है आपकी मोदीज नॉर्थ ईस्ट स्टोरी, से लिखा है तुहिन ए सिन्हा और आदित्य पीटे ने। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पुणे पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2024 इनका अनुपालन न करने के लिए। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिरपुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धुले महाराष्ट्र पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता सहकारी बैंक लिमिटेड अमरावती पर। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शिवपुरी मध्य प्रदेश पर। साथ ही RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियमित नासिक महाराष्ट्र पर। अच्छा आप सभी जानते हैं 2000 रुपये के डिनोमिनेशन के जो बैंक नोट्स हैं RBI ने 29 मई 2023 को कहा था कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो टोटल वैल्यू जो सर्कुलेशन में थी 19 मई 2023 तक ये थी 3.56 लाख करोड़ रुपीस की। तो RBI जो है अपडेट करता रहता है कितना रुपया वापस आ चुका है। तो अब ये जो वैल्यू है ये अब घटकर केवल 8,897 करोड़ रुपए बची है 31 जनवरी 2024 तक, यानी कि 97.5% ऑफ द 2000 रुपीज़ बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में थे वो वापस आ चुके हैं। हालांकि 2000 रुपये के जो बैंक नोट्स हैं अभी भी लीगल टेंडर हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में असम के दौरे पर थे। यहाँ इन्होंने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, कुछ को इनोग्रेट भी किया। साथ ही इन्होंने माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला भी रखी जिसे सैंक्शन किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि PMDY स्कीम के तहत। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ईयर लॉन्ग जो सेलिब्रेशन हो रहा है SN गोयनका यानी कि सत्यनारायण गोयनका की 100th बर्थ एनिवर्सरी का, तो वो अब कंक्लूड हो चुकी है, उसको भी संबोधित किया है। आपको बता दें जो सत्यनारायण गोयनका थे ये एक इंडियन टीचर थे विपासना मेडिटेशन से, और पद्म भूषण दिया गया था 2012 में इनको सरकार द्वारा। वेयर वर द 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हीट अभ्यास कंडक्टेड बाय DRDO द्वारा हीट अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, ठीक है, इसके 4 फ्लाइट ट्रायल्स हाल ही में पूरे किए गए, सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। The trials were conducted with 4 different mission objectives in a revised robust configuration using a single booster designed by Advanced Systems Laboratory Hyderabad to provide reduced launch acceleration. DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा इस अभ्यास को जो है डिज़ाइन किया गया है। Where was the North East सम्मेलन organized by the Department of North East Region held?
उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन्होंने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। और जो मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है जी किशन रेड्डी, ये चीफ गेस्ट रहे इस दौरान। और साथ ही इन्होंने द्वारका में नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी और JNU नई दिल्ली में बराक हॉस्टल को भी इनॉग्रेट किया। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने नेशनल डेंटल कमीशन के नए हेडक्वार्टर्स को इनॉग्रेट किया। साथ ही 3 नर्सिंग कॉलेजेस, जिनमें से कि एक आंध्र प्रदेश में है, 3 आंध्र प्रदेश में और एक जम्मू कश्मीर में, इन्हें वर्चुअली इनॉग्रेट भी किया है। विच कंपनी वॉन बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024? सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, REC लिमिटेड। देखिए REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एक लीडिंग NBFC भी है, इसे हाल ही में दी एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। और ये इसे किस लिए दिया गया है? क्योंकि अप्रैल 2023 में इसने $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास आने के बाद से ये जो है इंडिया के फर्स्ट USD ग्रीन बॉन्ड इशू थे। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर REC लिमिटेड के विवेक कुमार देवांगन हैं। विच कैटेगरी और कैटेगरीज डिड जाकिर हुसैन विन द 66th ग्रैमी अवार्ड्स फॉर? जाकिर हुसैन ने किस श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बेस्ट क्लासिकल एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम और बेस्ट जैज फ्यूजन परफॉर्मेंस। चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए 66 ग्रैमी अवार्ड जो कि लॉस एंजलिस US में प्रेजेंट किए गए, तो यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन ने 3 अवार्ड्स जीते हैं। तबला वादक हैं, आप सभी जानते होंगे इनका नाम। तो साथ ही इन्होंने, अगर हम बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी, देखिए पहला पुरस्कार जीता इन्होंने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी। ठीक है, तो ये किसके लिए जीता? दिस मोमेंट, इसके लिए। और इसमें जो इनका बैंड रहा वो रहा शक्ति। शक्ति बैंड में कौन कौन थे? शंकर महादेवन, V सेल्वा गणेशन और वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन, इनका बैंड है ये शक्ति। ठीक है, इनके साथ मिलकर जीता इन्होंने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी। दूसरा अवार्ड आता है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी, ये इन्होंने पाश्तो के लिए जीता है। तीसरा अवार्ड इन्होंने जीता बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी में, और ये जीता है एज वी स्पीक के लिए। इसमें इनके साथ रहे बेला फ्लेक, एडगार मेयर और राकेश चौरसिया। और आपको बता दें अब ओवरऑल ये 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, और इनके अब किसके बराबर आ गए हैं? एक तो सितार मास्टर जो रहे हैं रविशंकर और जुबिन मेहता। ठीक है, इन सभी ने, ये ऐसे भारतीय जिन्होंने 5 ग्रैमीज जीते हुए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।